हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विज्ञान में पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में पदार्थ क्या होता है ये हमने इसके पहले पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। हम अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सी वस्तुएं देखने में समान होती हैं, उनके आकार, बनावट, रंग आदि जो है समान होते हैं, और कुछ अलग अलग होती हैं, तो उनकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। तो लक्षणों के आधार पर किसी पदार्थ को व्यवस्थित करने की क्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण बाहरी संरचना के आधार पर भी होता है, इसे भौतिक वर्गीकरण कहते हैं, और आंतरिक संरचना के आधार पर भी होता है, इसको रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित किया जाता है। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण में विभाजित करते हैं। इस तरह से वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अब हम विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। आपने देखा होगा कि नारियल का तेल जाड़े में ठोस रूप में हो जाता है, गर्मी में तरल के रूप में हो जाता है। इसी तरह मोम ठोस रूप में रहता है, और जब गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में आ जाता है, और यदि गर्म करते हैं तो मोम वाष्प बन जाता है। पानी भी इसी तरह से हमें दैनिक जीवन में ठोस, द्रव और गैस तीनों ही रूपों में देखने को मिलता है। तो इस तरह से प्रत्येक पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस यदि एक थैली से कांच की गोली निकाल करके देखें, या कोई भी ठोस चीज़ आप लेकर के हाथ में छू करके देखें, तो देखते हैं कि उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। तो इसको हम ठोस कहते हैं, जिसमें आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है, नहीं बदलता है, इसको ठोस कहते हैं। ठोस पदार्थ में कण बहुत पास पास होते हैं, और आपसी आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कण बहुत पास पास होते हैं और एक दूसरे को बांधे रखते हैं। ठोस पदार्थ के कण, अणु जो हैं, अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं। इसी कारण से ठोस पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन द्रव की आकृति निश्चित नहीं रहती है। द्रव को जिस भी बर्तन में डालते हैं वो उसी का आकार ले लेता है, और आयतन निश्चित रहता है। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। उनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी वजह से ठोस पदार्थों की आकृति तो निश्चित होती है, लेकिन द्रव पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है, क्योंकि इनके अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, परंतु इनका आयतन निश्चित होता है। तीसरा है गैस। आपने अपने घर में जलती हुई अगरबत्ती देखी है, धुआं देखा है। गैस का कोई भी आयतन, कोई भी आकार नहीं होता है। जिस स्थान पे रखे जाते हैं उसी के बनावट के हो जाते हैं, और उसी का आयतन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस अवस्था को गैस कहते हैं। गैस का कोई भी आकार और कोई भी आयतन नहीं होता है। इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, ठोस और द्रव से भी ज़्यादा। इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। तो इस तरह से पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव एवं गैस में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला वर्गीकरण हो गया अवस्था के आधार पर। इस चित्र में देखिए, ठोस ईंट है, इसके कण बहुत पास पास हैं। द्रव में
पदार्थ के कण थोड़े दूर दूर हैं, और ये गैस में देखिए पदार्थ के कण बहुत दूर दूर हैं। अब हम जल में घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। जल में घुलनशीलता के आधार पर जैसे नमक, रेत, शक्कर, चाक, पाउडर, इन सबको लेकर के हम यदि गिलास में पानी लेकर के मिलाएं तो हम देखेंगे कि नमक और शक्कर जो है पानी में घुल जाएगा, जबकि लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता है। तो जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं या जल में विलय हो जाते हैं उसको घुलनशील पदार्थ कहते हैं। जल में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। इसी तरह कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं। जो नहीं घुलते हैं उन पदार्थों को अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील होते हैं लेकिन दूसरे द्रव में घुलनशील नहीं होते हैं, जैसे नमक पानी में तो घुल जाता है लेकिन मिट्टी के तेल में नहीं घुलता है। तो हम इसके आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा वर्गीकरण का आधार हो सकता है कि जल के सापेक्ष भार के आधार पर। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल से भारी होते हैं और कुछ पदार्थ जल से हल्के होते हैं। जो पदार्थ जल से हल्के होते हैं वो पानी में डालने पर ऊपर तैरते हैं, जैसे लकड़ी। जो पदार्थ जल से भारी होते हैं वो पानी में डालने पर नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ये तालिका दी है, सरसों का तेल, ये पानी से हल्का होता है इसलिए तैरता है। मोम भी पानी में तैरता है क्योंकि वो हल्का होता है। लोहे की कील को यदि पानी में डालें तो वो डूब जाती है। कांच की गोली भी डूब जाती है, क्यों? क्योंकि ये पानी से भारी होती है। और लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है क्योंकि ये पानी से हल्का होता है। अगला वर्गीकरण पारदर्शिता के आधार पर कर सकते हैं। वे पदार्थ जिनके हम आर पार देख सकते हैं, जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं। जैसे कांच है, जल है, इनके आर पार देखा जा सकता है तो इनको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है उनको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज आदि। वे पदार्थ जिनके आर पार दिखाई तो देता है लेकिन साफ नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, इनको पारभासी कहते हैं, जैसे कि तेल लगा कागज या पेंट लगा कागज। तो इस तरह से पारदर्शिता के आधार पर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं को पहचानने का। जैसे चमड़ा है, चमड़े के आर पार नहीं देख सकते हैं तो ये अपारदर्शी है। मोटा कपड़ा है, उसके आर पार भी नहीं देख सकते तो ये अपारदर्शी है। पतले कांच का टुकड़ा, इसके आर पार देखा जा सकता है तो ये पारदर्शी हो गया। पत्थर अपारदर्शी। ट्रेसिंग पेपर पारभासी। अगला वर्गीकरण कठोरता के आधार पर करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं, जो कि दबाने से नहीं दबते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उंगलियों से दबाने पर दब जाते हैं तो उनको मुलायम कहते हैं, मुलायम पदार्थ। और जो नहीं दबते हैं उनको कठोर पदार्थ कहते हैं। तो इस तरह से कठोरता के आधार पर मुलायम पदार्थ और कठोर पदार्थ होते हैं। चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर हम पदार्थ का वर्गीकरण कर सकते हैं। चुंबक के पास लाने पर लोहा चुंबक से अट्रैक्ट होता है। तो जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित होते हैं उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं उसको अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो अचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ 2 तरीके से वर्गीकरण होता है। अगला है पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। पदार्थ किससे बने होते हैं? हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। इन कणों को अणु या परमाणु कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अणु या परमाणु में क्या अंतर होता है। अणु पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है
और उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसको अणु कहते हैं। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के अणुओं में अंतर होता है। परमाणु परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु भी है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसको परमाणु कहते हैं। अणु और परमाणु दोनों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। कुछ अणु अलग अलग परमाणुओं के मिलने से बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। परमाणुओं के मिलने से ही कोई पदार्थ बनता है, इसलिए परमाणु को पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई कहते हैं।